पेयर प्रोडक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फोटॉन आता है लाइट का, वो इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और उसको अपनी सारी एनर्जी दे देता है, और इलेक्ट्रॉन फिर उस एनर्जी के नतीजे में मेटल से बाहर आता है। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में ये होता है कि एक फोटॉन आता है, वो इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, जैसे दो बॉडीज आपस में टकराते हैं तो कोलाइड करने वाला जो फोटॉन है वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन भी एक डायरेक्शन में मोशन में आता है, और जो बाकी एनर्जी बचती है फोटॉन की, उससे वो किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फोटॉन स्कैटर्ड हो गया। फोटॉन क्या हो गया हमारे पास? स्कैटर्ड हो गया। तो वो जिसमें फोटॉन आगे टकराए और किसी एंगल पर बाकी एनर्जी से डिफ्लेक्ट हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कॉम्पटन्स इफेक्ट कहते हैं। तीन तरह की रेडिएशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकती हैं। सबसे कम एनर्जी जो उनमें से कर सकती है वो है इंफ्रारेड, उससे ज़्यादा 7 रंग विजिबल लाइट, और फिर अल्ट्रावायलेट भी, वो हमारे पास कौन सा फिनोमिना करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का करते हैं। फिर आगे आ जाते हैं एक्स रेस, जो इन तीनों से, अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा एनर्जी वाले हैं एक्स रेस। एक्स रेज फोटॉन जो है, एक्स रे जो रेडिएशंस हैं वो हमारे पास करती हैं कौन सा फिनोमिना? कॉम्पटन्स इफेक्ट का। और कॉम्पटन्स इफेक्ट में हमने बार बार लिखा है कि एक्स रे फोटॉन आगे इंसिडेंट हुआ, उसकी डेफिनेशन में भी लिखा है। तो कॉम्पटन्स इफेक्ट जो है वो कौन सी रेडिएशन करती हैं? वो एक्स रेज करती हैं। ठीक है। अब एक्स रे से भी ज्यादा एनर्जी वाले, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इस वक्त तक रेडिएशन हम जान चुके हैं, हमारे रेडिएशन स्पेक्ट्रम में मौजूद हैं, वो जो मैंने रेडियो वेव से स्टार्ट करके रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, और अब एक्स रेज से ज्यादा एनर्जी वाले जो फोटॉन होते हैं वो गैमा रे फोटॉन कहलाते हैं। उन गैमा रे फोटॉन का हम एक फिनोमिना देख रहे हैं। गैमा रे फोटॉन क्या होते हैं? वेरी हाई एनर्जी फोटॉन्स, गैमा रे, अगर वो किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये उससे टकराते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो उसके बहुत करीब से गुजरते हैं तो फिर ये गैमा रे फोटॉन दो चीजों में डिवाइड हो सकता है, दो मटेरियल में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में। एक इलेक्ट्रॉन में और दूसरा पॉजिट्रॉन में। तो ये जो फिनोमिना होता है इसे हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। आप जरा लिखिए डेफिनेशन। सारे लिखें, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। व्हेन अ गैमा रे फोटॉन, when a gamma ray photon passes close to a heavy nucleus, when a gamma ray photon passes close to a heavy nucleus, it splits up, into electron positron pair. This phenomena is known as pair production. ये भी एक नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, नाम है मुबस्सिर। ये कौन है? आप इसी क्लास के हैं, 12 के ही? मुबस्सिर, या आपका नाम गलती से ये लिखा गया है, कोई इसी क्लास के स्टूडेंट हैं? जल्दी से बोलें यार। मुबस्सिर, आप क्या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं? ये मुबस्सिर के नाम से कौन ऐड हुआ है यार? अगर आप इस क्लास के नहीं हैं तो प्लीज अपनी क्लास के लिंक पे जाएं। चलें देखते हैं, उसे पता ही नहीं होगा। क्या एक गैमा रे फोटॉन है जो एक हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है,
तो वो दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, दो मटेरियल पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। और ये जो कुछ फिनोमिना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इसकी ये कैसे हुआ वो तो बाद की बात है, पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है जी, कोई बता सकता है मुझे? कोई भी स्टूडेंट जो बताए पॉजिट्रॉन क्या होता है। आपने मैट्रिक में पढ़ा था मेरे ख्याल में, शायद याद हो। पॉजिट्रॉन जी, किसी को पता हो मेरा सोना? नहीं पता तो लिखें जरा। सर इसका +1 चार्ज होता है। सही कह रहे हैं आप, लिखें जरा पॉजिट्रॉन क्या है। ये साइड में एक बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। इट इज एंटी पार्टिकल या एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इट्स मैस, साइज एंड अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹, इस पे भी इतना ही होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। बट इट इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिट्रॉन क्या होता है? ये एंटी इलेक्ट्रॉन है। एंटी इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? एंटी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इसका मैस उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का है, इसका साइज उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन ये क्या होता है, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक हो गया जी। तो अब याद रखना पॉजिट्रॉन क्या है, ये एंटी इलेक्ट्रॉन है। इसका मैस, इसका साइज, इसका अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.11 × 10⁻⁻31, तो जो पॉजिट्रॉन है इसका मैस भी कितना होगा? 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी दोनों पर बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिट्रॉन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये पॉजिट्रॉन की डेफिनेशन लिख ली, मैं मिटा सकता हूं? यस सर। यस सर। चलें जी, अब जरा इधर देखना। अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये बुक में नहीं है, ये आप लोगों ने बड़े गौर से समझनी है, क्योंकि हमने लिखनी नहीं है, ये हमारे जहन में आनी है। बड़ी अजीब सी बात है कि गैमा रे फोटॉन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में, लेकिन उसके लिए हैवी न्यूक्लियस के करीब से गैमा रे फोटॉन का गुजरना जरूरी है। तो ये हैवी न्यूक्लियस यहां पर क्या कर रहा होता है? अब आप लोगों को पता है कोई भी गैमा रे फोटॉन है, ये बेसिकली क्या है? फोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ईएम रेडिएशन से मुराद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस फोटॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर होगी बात? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। आप में से स्टूडेंट्स जितने भी हैं ये जानते होंगे एक बात, आप लोगों ने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था वेलोसिटी सिलेक्टर। उस वेलोसिटी सिलेक्टर जो डिवाइस थी उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एक पार्टिकल आया, वो उसमें से अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया।
तो उस वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की होती थी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई की होती थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लेकिन उस जो पार्टिकल इनके दरमियान से ऐसे गुजरता था इस डायरेक्शन में, वो जो हमारे पास गुजर के जा रहा है, वो क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता था। लेकिन उस पार्टिकल गुजरने के वजह से, गुजरने के बाद, या उस पार्टिकल जब गुजर रहा होता था तो उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज जो उस पर अप्लाई होती थी, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। बात समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पर परपेंडिकुलर हो तो उनके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकती हैं। और यहां पर भी ऐसी ही सूरत हाल हमारे पास होती है। कहने का क्या मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किसी भी फोटोन के अंदर जो मौजूद है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। लेकिन उनके नतीजे में जो फोर्सेस डेवलप होती हैं, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को क्या कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है। बैलेंस से मुराद क्या होता है, वो जो डेवलप होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस वहां पर, वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। तभी एक मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कांस्टेंट होती है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और वो दोनों क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, बैलेंस होने के नतीजे में दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करने के नतीजे में वो एक्सेलरेट नहीं करती, वो मूव करती हैं विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन। अब याद रखना कि जो एक फोटॉन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं ऑन दैट फोटॉन, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। ठीक हो गया। तो अब उसका हमें कैसे पता चलता है कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, क्योंकि जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है, जो फोटॉन होता है वो जो ट्रेवल करता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो होती है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो हो गई तो अब इसका मतलब है उसमें जो भी चीजें फोर्सेस पर पैदा करने वाली हैं, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है, उसके नतीजे में जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं, और एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। अब ये फोटॉन के लिए आपको बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फोटॉन, और उसके अंदर हमारे पास जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं उनका नेट सम कितना है, हमारे पास जीरो है, और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। अब अगर यहां से जो गैमा रे फोटॉन है किसी हैवी न्यूक्लियस से मुराद विच इज हाईली पॉजिटिवली चार्ज, उसके करीब से गुजरती हैं, तो हमारे पास यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मौजूद होती है। किसकी मौजूद होती है, हमारे पास हैवी न्यूक्लियस की होती है। हैवी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू मौजूद होती है। तो जब गैमा रे फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके करीब से गुजरती है तो ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है उसके साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे इंटरेक्ट करेगी तो आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी या उसे वीक करेगी, जिससे हमारे पास उनका जो आपस में बैलेंस डेवलप हो चुका होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब वो बैलेंस नहीं रहा तो वो जो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके उसको स्टेबल कंडीशन में रख रही थी तो वो फोटॉन को अनस्टेबल बना देती हैं। जब वो अनस्टेबल हो जाता है तो हर चीज की नेचर ये है कि वो चाहता है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी हासिल हो। तो जब गैमा रे फोटॉन खुद स्टेबल ना रहा तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ज्यादा मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, मटेरियल पार्टिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के अंदर। अब ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने समझनी है, मैं एक दफा फिर रिवाइज कर रहा हूं और इसको आपने अपने जहन में बिठाने में से कुछ भी हमने अपने बोर्ड पर नहीं लिखना, लेकिन सवाल सबसे पहला ये आता है, डेफिनेशन हमने कर ली, आपने जो लिखनी है वो क्या है कि व्हेन ए गैमा रे फोटॉन passes close to a heavy nucleus it splits up into electron positron pair. This phenomena is called the pair production. ठीक है, आपने बस इतना ही लिखना है, लेकिन असल जो बात समझने वाली है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है वो ये है, वो मैंने कहां से बात स्टार्ट की, मैंने कहा कि जो गैमा रे फोटॉन है या कोई भी रेडिएशन है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। 16 चैप्टर में A1 वालों ने 16 चैप्टर में ये बात पढ़ी हुई है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद वाली बात अब सबने पढ़ी हुई है, चाहे ए सेक्शन के हैं चाहे A2 सेक्शन के हैं, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसमें परपेंडिकुलर है, और जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज जनरेट होती हैं दे आर अपोजिट टू ईच अदर, जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ द वेलोसिटी सिलेक्टर डिवाइस जो आप लोगों ने पढ़ी हुई। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हो गई, फोर्सेस दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, नेट फोर्स जीरो आती है। हमें कैसे पता चलता है कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, उनकी नेट फोर्स कैसे जीरो है? क्योंकि जो एक फोटॉन है वो एक मीडियम के अंदर एक ही स्पीड से ट्रेवल करता है इन वन डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्यों जीरो है? क्योंकि उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो है। तो दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स। वो तब भी कैंसिल कर सकती हैं व्हेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर। इधर से जाएं या उधर से बात कंसेप्ट समझ के वापस आए, हमारे पास कंक्लूजन ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो गैमा रे फोटॉन के अंदर फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करें। तो जब एक गैमा रे फोटॉन किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो उस हैवी न्यूक्लियस की जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको अनबैलेंस कर देती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही इंटरेक्ट करेगी, जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रांग होगी या वीक होगी इन अ सर्टेन रीजन, जिससे हमारे पास वो जो बैलेंस कर रही थी मैग्नेटिक फोर्स के साथ वो बैलेंस बरकरार नहीं रहेगा। जब वो बैलेंस बरकरार नहीं रहा तो वो गैमा रे फोटॉन अनस्टेबल हो चुका है हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरने से, तो वो अब स्टेबिलिटी दोबारा गेन करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल स्टेट में चला जाता है, मटेरियल के अंदर चेंज हो जाता है। कौन से मटेरियल में? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज हो सकता है। हाँ जी, किसी का सवाल हो तो वो मेरे से पूछे, मैंने बार बार बोल दी एक बात, ये सबसे मुश्किल बात थी जो हमने अभी पढ़ी है। इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। किसी को समझ आई भी है? खदीजा समझ आई है बात? यस सर, समझ आ गए। अली साद? यस सर, समझ आ गया। फातिमा? यस सर, आ गई है। आपकी सहेली है क्लास में? सर कौन सी? आगे से। आपने तो पूरे मजमा लगाया हुआ ना, सहेलियों का एक ही तो आपकी सहेली है। सर पलवशा तो है क्लास में। चलो ठीक है, अब आप ड्रामे करेंगे, आप ड्रामे में ही लगी रहे। दिस फिनोमिना लिखें आगे, ये डायग्राम बनानी है। दिस फिनोमिना इज आल्सो नोन एज materialization of this phenomena is also known as materialization of energy. This phenomena is also known as materialization of energy. मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी हुई या नहीं हुई? कैसे भला? गैमा रे फोटॉन एनर्जी पार्टिकल है, वो किस में चेंज हो गया? मटेरियल पार्टिकल में। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मैटर है, तो इस वजह से हम इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? ये जुमला समझ आ गया सबको? जी, आप लोग अगर गौर करें, इस वक्त जो आपको अभी तक जो नॉन पार्टिकल्स हैं उनमें सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन उतनी मैस के है, तो ये भी सबसे लाइटेस्ट हुआ। इनकी भी तो अपनी इनसे भी तो हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी या पॉजिट्रॉन से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन से, E इज इक्वल टू mc² से। तो इस गैमा रे फोटॉन में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो हमारे पास इन दोनों को, इनकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन
जितनी इनके पास रेस्ट मास एनर्जी होती है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन से हमें E = mc² के फार्मूले से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है और पॉजिट्रॉन से भी उतना ही मैस है तो इससे भी इतनी मिलेगी, तो ये टोटल मिला के इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर गैमा रे फोटॉन ने इन दोनों में चेंज होना है तो इस गैमा रे फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम होनी चाहिए, तो फिर जाकर वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में चेंज हो सकता है। अगर इस गैमा रे फोटॉन के पास मसलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 20 से कम है, तो इस गैमा रे फोटॉन कभी भी इन मटेरियल पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे जो एनर्जी हमें मिल सकती है वो एक की 10 है, दूसरे की 10 है, तो हमारे पास टोटल 20 है और ये हमेशा पेयर में जनरेट होंगे। क्यों, वो अभी मैं बताता हूं। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जो गैमा रे फोटॉन है इसके पास कम से कम उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितना इस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर से हमें एनर्जी डायरेक्ट मिल सकती है E = mc² के फार्मूले से। ठीक हो गया? तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं वो एनर्जी कैलकुलेट करूं जो इस गैमा रे फोटॉन के पास कम से कम होनी चाहिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं मिनिमम एनर्जी required by gamma ray photon to produce pair production। तो वो कितनी होगी, इधर देखना जरा, एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन, ये गैमा रे लिखा है, इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब रेस्ट मास से क्या मुराद है कि एक सिंपल हमारे पास कोई भी मास है, कोई भी पार्टिकल है, उससे हमने एनर्जी हासिल, उसे आग लगा दी, फिर कोई मटीरियल बचा उससे और हमने एनर्जी हासिल की, ऐसे ही। तो टोटल हम उससे कितनी एनर्जी हासिल कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर वो पार्टिकल रेस्ट में है तो आपको पता है उसका वो जो मास होता है उसे हम रेस्ट मास कहते हैं। अगर वो मोशन में हो तो आपको पता है इन छोटे पार्टिकल का जो ट्रेवल करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, उनका मूविंग मास ज्यादा होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने पढ़ा है, एज कंपेयर टू देयर रेस्ट मास। तो हम उनके रेस्ट मास की बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास से जितनी एनर्जी मिलेगी, पॉजिट्रॉन से जितनी रेस्ट मास एनर्जी मिल सकती है, उन दोनों का सम। तो वो जितने से ये एनर्जी इनसे हासिल हो सकती है उतनी एनर्जी क्या होनी चाहिए, गैमा रे फोटॉन के पास होनी चाहिए, तब हमारे पास वो इन मैटर में चेंज हो सकता है, इस मैटर में चेंज हो सकता है। तो हमारे पास जरा देखो एनर्जी ऑफ रेस्ट मास, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन से वो कितना आ जाएगा, E = mc²। दूसरे के लिए भी E = mc²। दोनों का मास, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है, इसलिए इसके साथ में कोई E या E पॉजिटिव नहीं लिख रहा, m0c²। तो वो कितना हो जाएगा 2m0c² हो जाएगा। दिस एनर्जी मस्ट बी ऑफ गैमा रे फोटॉन टू प्रोड्यूस द पेयर प्रोडक्शन, जो सबसे लाइटर पार्टिकल का है। अगर आपने प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन पैदा करना है तो उसके लिए गैमा रे फोटॉन के पास और ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन का मास और एंटी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के मास से भी ज्यादा है। तो ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब जरा ये देखो E गैमा रे, ये 2m0, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मास वो आप लोग जानते हैं कितना होता है, 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। और ये आंसर किस में आएगा, जाउल में आएगा। क्यों, मास मैं ले रहा हूं किलोग्राम में, स्पीड में ले रहा हूं मीटर पर सेकंड में, SI यूनिट्स में, तो ये हमारे पास आंसर किस में आएगा, जाउल में। लेकिन आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि इन पार्टिकल की एनर्जी हम जाउल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। तो ये गैमा रे की एनर्जी 2 टाइम्स
9.11 into 10 is power minus 31, C3 into 10 is power 8 होल स्क्वायर। इस सारे को मैं डिवाइड कर दूं 1.6 into 10 is power minus 19 से, तो ये आंसर जाउल से किस में चेंज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और वो हमारे पास कितना आंसर आता है जरा देखिए। ई गैमा रे इज इक्वल टू 2 और ये ब्रैकेट में बन जाता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.51 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मैं उसे डायरेक्ट ही लिख रहा हूं 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जरा देखो, मैंने 2 से अभी नहीं मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या मतलब है? m0c² क्या है? या इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी है या पॉजिट्रॉन की है। ठीक है, m0c²। तो ये 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपने जुबानी ये भी याद रखना है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन किसी एक से जो रेस्ट मैस एनर्जी मिलती है वो होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक से जो मिलती है वो कितनी है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 से कितनी मिलेगी? तो वो हमारे पास है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर गैमा रे फोटॉन के पास, इफ अ गैमा रे फोटॉन passing close to heavy nucleus has energy of 1.02 mega electron volt, then it can be converted into इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। कल हम पढ़ रहे थे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जो है, इसमें हमारे पास होता क्या है? इसमें हमारे पास एक गैमा रे फोटॉन है जिसकी एनर्जी एक्स रे फोटॉन से ज़्यादा हो। वो हमारे पास जब किसी हैवी न्यूक्लियस, हाईली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज हो जाता है। पॉजिट्रॉन जो है ये हमारे पास एंटी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका जो हमारे पास चार्ज होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, साइज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो सारा फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, कल मैंने डिटेल में आप लोगों को ये समझाया था कि ये गैमा रे फोटॉन कैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज होता है। उसकी वन ऑफ द थ्योरीज, उसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी भी है, ज़्यादा बेहतर भी है, लेकिन इन शॉर्ट उस थ्योरी को जो एक सारी एक्सप्लेनेशन थी आप लोगों को मैंने समझाई थी। अच्छा, अब फिर हमने इसको एक और नाम भी दिया था। इस हमारे जो पेयर प्रोडक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि एक गैमा रे फोटॉन है जो एक एनर्जी पार्टिकल है, वो किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो रहा है, जो कि हमारे पास मटेरियल या मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। फिर हमने साथ ये कैलकुलेट किया था कि वो कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए जो हमारे पास ये गैमा रे फोटॉन के पास हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो सके।
एक बात आप जानते हैं कि कोई भी मैस है, कोई भी हमारे पास मैस है, उससे कितनी एनर्जी हासिल हो सकती है, वो हमें कितनी एनर्जी दे सकता है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। ठीक हो गया। तो इसका ये भी मतलब हो गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये एक मैटर है, इसका एक मैस है, आप लोग सारे जानते हैं 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है। या पॉजिट्रॉन है, इसका भी मैस इतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये मैटर है, तो इनसे कितनी एनर्जी हासिल होगी। अब ये हम कह रहे हैं कि ये दोनों रेस्ट में अगर हों तो वो कम से कम इनका मैस होगा, क्योंकि ये मूव करेंगे विद सम रिलेटिविस्टिक स्पीड, तो इनका मैस ज्यादा हो जाता है। तो हम वो मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की m0 उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, उससे हम इनकी रेस्ट मैस एनर्जी कहेंगे, और वो कितना होगा E0 इज इक्वल टू m0c², और इसकी भी कितनी होगी E0 m0c²। तो दोनों की मिला के टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो वो टोटल एनर्जी क्या होगी, m0c² इलेक्ट्रॉन की, m0c² पॉजिट्रॉन की, और दोनों की मिला के 2m0c²। अब ये जो टोटल एनर्जी है जो इनसे हासिल हो सकती है, अगर उतनी एनर्जी किसके पास हो, हमारे पास इस गैमा रे फोटॉन के पास हो, किसके पास हो, हमारे पास ये गैमा रे फोटॉन के पास हो, तो तब वो हमारे पास क्या कर सकता है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है। आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन भी यही कहते हैं ना कि एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में चेंज हो सकती है। तो अब हमारे पास ये जितनी एनर्जी इस रिलेशन से हमें हासिल होगी, अगर वो गैमा रे फोटॉन के पास हो, अगर वो गैमा रे फोटॉन के पास उतनी एनर्जी हो, तो तब वो इक्विवेलेंट मैटर में चेंज हो सकता है। ठीक हो गया। तो वो हमने कल कैलकुलेट की थी, आप लोगों ने नोट्स में देखी होगी, सारों ने लिखी भी होगी। तो वो हमारे पास जो एनर्जी है इस गैमा रे फोटॉन की, जो कम से कम ये मिनिमम हम एनर्जी जो इसके पास होनी चाहिए उसकी बात करें, वो किसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों के टोटल रेस्ट मैस एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो वो कितनी थी, ये दो, तो एक से कितनी m0c² मीन के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से कितनी है, वो जुबानी आपने याद भी रखने, आगे जरूरत पड़नी है, वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों से मिला के कम से कम कितनी एनर्जी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। क्लियर है ये बात। अगर ये आप लोगों को बात क्लियर है फिर तो हमारा मसला ही हल हो गया। ठीक हो गया। ये मैंने पिछला लेक्चर जो आप लोगों के साथ कल लिया था उसको मैंने हल्का सा रिवाइज कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि इसके और इसके अंदर और वो क्या बातें हैं जो हमने ज़हन में रखनी है जी। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कि गैमा रे फोटॉन गुजरे किससे, एक हैवी न्यूक्लियस से, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। जब ये बातें होगी तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पेयर प्रोडक्शन जो है इट फॉलोज, पहली बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भला कैसे, ये जो हमारे पास गैमा रे फोटॉन है ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। ठीक हो गया। तो गैमा रे फोटॉन पर क्या चार्ज होता है, नो चार्ज। अब आपने बड़ी देर से सुन रहे हैं, कल भी सुना था कि इलेक्ट्रॉन पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पर अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यहां पर भी इन दोनों का भी जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, 0 होगा। गैमा रे ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये तो इंटरेक्ट कर रहा है सिर्फ इस गैमा रे फोटॉन, जब ये गुजरता है
तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कल हमने डिस्कस किया था, वो गामा रे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करके इसे अनबैलेंस करती है, जिससे डिस्टर्ब होता है और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में चेंज होता है। तो इस न्यूक्लियस का यहाँ पर रोल सिर्फ इंटरेक्शन का है। तो यहाँ पर जो गामा रे फोटोन है इसके ऊपर ये कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, तो गामा रे पर कोई चार्ज नहीं है। तो अब उस ट्रांजिशन के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में चेंज हुआ है तो इस पर भी नेट चार्ज हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। और दूसरा, अब ये बात बड़े गौर से सुनना, इट आल्सो फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब अगर मैं मिनिमम गामा रे फोटोन की बात करूं तो जितनी एनर्जी इसके पास है 1.02 मेगा, मिनिमम की मैं बात करूं, मिनिमम गामा रे फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। और इनकी रेस्ट मैस एनर्जी भी किसके बराबर जाके बराबर होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही बराबर होती है। तीसरी बात, it follow law of conservation of momentum। ये बात बड़े गौर से समझिएगा, यहां पर इस न्यूक्लियस का रोल बड़ा खास है। ये जो मैंने लाइन लगाई है, येलो लाइन, इससे लेफ्ट साइड पर एक ट्रांजिशन है और इसके राइट साइड पर ये दूसरी ट्रांजिशन। अब यहां पर गामा रे फोटोन जब राइट साइड पर आ रहा है तो इसका मोमेंटम इस तरफ है, मोमेंटम ऑफ गामा रे फोटोन राइट साइड पर। ठीक है। जबकि अब जरा गौर करो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो भी हम कल से फिगर बना रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के बाद मोमेंटम ऊपर की तरफ है और पॉजिट्रॉन का मोमेंटम नीचे की तरफ है आफ्टर ट्रांजिशन। अगर इन दोनों के मैस तो बराबर है, मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी, तो अगर इनकी वेलोसिटी बराबर हो एंड दे आर मूविंग ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनका नेट मोमेंटम हमारे पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इस सिचुएशन को ही सामने रखें तो गामा रे फोटोन का मोमेंटम तो 0 नहीं है ट्रांजिशन से पहले, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट विद सम मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज h/λ, तो इसका वेवलेंथ भी है इसलिए इसका मोमेंटम भी, और ये राइट साइड पर है। जबकि अगर जो फिगर हम बना रहे हैं जो आगे बुक में भी बनी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन और उनकी वेलोसिटी मोशन में होंगे। अगर ये मोशन में होते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, जितना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का अपवर्ड है उतना ही मोमेंटम पॉजिट्रॉन का डाउनवर्ड होगा, नेट मोमेंटम 0 होगा। अब इसके लिए यहां पर फिर रोल आता है किसका, न्यूक्लियस का। जैसे अभी मैंने यहां पर ये ऊपर बताया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस गामा रे फोटोन की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, उसे बैलेंस करती है। तो जैसे हमारे पास दो चार्जेस हों तो वो दूर पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपस में इंटरेक्शन के नतीजे में दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, लाइक चार्जेस हैं दे रिपेल ईच अदर। ठीक है। तो यहाँ पर भी जब गामा रे फोटोन की के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोर्शन है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ इस इंटरेक्शन के नतीजे में एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इंटरेक्शन के नतीजे में न्यूक्लियस गेन सम एनर्जी। न्यूक्लियस जो एनर्जी गेन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉइल एनर्जी कहते हैं। वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस जो एनर्जी गेन करेगी इस इंटरेक्शन के नतीजे में, दैट इज कॉल्ड द रिकॉइल एनर्जी। ठीक है, और उसमें हल्का सा इसके अंदर भी क्या डेवलप होता है, मोमेंटम डेवलप होता है न्यूक्लियस में। ठीक हो गया। तो अब जब गामा रे फोटोन आगे की तरफ बढ़ रहा होगा उसकी इंटरेक्शन होगी न्यूक्लियस के साथ थ्रू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जिसके नतीजे में दिस न्यूक्लियस विल गेन द रिकॉइल एनर्जी एंड इट हैज सम मोमेंटम। और वो एक ऐसा मोमेंटम होगा जिस गामा रे फोटोन के मोमेंटम के एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, और इसका भी ट्रांजिशन से पहले नेट मोमेंटम 0 होगा। तभी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ये एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे। तो ये एक सिचुएशन मैंने आप लोगों को समझाई। दूसरा ये है कि अगर ये आपस में इंटरेक्ट करते हो उनका नेट मोमेंटम 0 नहीं आएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी ऐसे मूव करेंगे, ऐसी डायरेक्शन में मूव करेंगे कि इनका भी नेट मोमेंटम 0 नहीं होगा, उतना ही होगा जितना
इस गैमा रे फोटॉन का और न्यूक्लियस का बिफोर ट्रांजिशन था। आफ्टर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मस्ट हैव द सेम मोमेंटम। ठीक है, तो जब इन सिचुएशन को हम सामने रख के देखते हैं तो हम उस वक्त ये कहते हैं कि इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल। तो अब यहाँ पर मैं साथ ऊपर वाली बात दोहराने से पहले मैं रोल ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर कह दूं, उसके लिए अक्सर ये ऑब्जेक्ट है व्हाट इज रोल ऑफ न्यूक्लियस, तो उसके लिए हम रटे रटाए दो बातें आ गई। वो पहली बात क्या आ गई कि इस हैवी न्यूक्लियस की इंटरेक्शन जो हो रही है गैमा रे फोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन के नतीजे में न्यूक्लियस कुछ एनर्जी गेन करता है, तो वो क्या कहलाती है, रिकॉइल एनर्जी। तो हम कहते हैं इट टेक्स अप, यानी न्यूक्लियस टेक्स अप द रिकॉइल एनर्जी, recoil energy due to interaction with the gamma ray photon। ठीक है, ये भी आप साथ ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगली जो बात वहां पर है वो क्या है जी, अगर ये गैमा रे फोटॉन जब राइट साइड पर आ रहा था, अगर न्यूक्लियस ना होता, ये खुद ब खुद किसी और वे में अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में चेंज हो सकता, तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद ना होता, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जब जनरेट होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, इनका तो नेट मोमेंटम जीरो हो जाता, लेकिन गैमा रे फोटॉन का मोमेंटम जीरो ना होता। तो इस तरह से ये फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वायलेशन होती, यानी दूसरे लफ्जों में हमारे पास ये फिनोमिना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल कंजर्वेशन लॉज हैं, ये हर फिनोमिना में फॉलो होने चाहिए। तो न्यूक्लियस की वजह से जब हमारे पास गैमा रे फोटॉन यहाँ से गुजरता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की गैमा रे फोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन होती है, ये रिकॉइल एनर्जी गेन करता है, इसका मोमेंटम एक अपोजिट डायरेक्शन में या ऐसा मोमेंटम पैदा होता है जो हमारे पास गैमा रे फोटॉन का इसके साथ जो पूरा ट्रांजिशन का टोटल मोमेंटम बिफोर ट्रांजिशन बनता है वो, और बाद में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का नेट मोमेंटम बनता है, ये एक दूसरे के बराबर आते हैं। ठीक है, यानी ये मोमेंटम तभी कंजर्व हो सकता है जब यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद हो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इट हेल्प्स, यानी न्यूक्लियस हेल्प्स टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास दूसरी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या पढ़ा इस पेज पर कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास तीन लॉज फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी। और न्यूक्लियस केस में क्या रोल है कि न्यूक्लियस गैमा रे फोटॉन के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में रिकॉइल एनर्जी गेन करता है, और दूसरा इट हेल्प्स टू कंजर्व द मोमेंटम। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, बहुत गौर से समझने वाली और बात है, वो क्या है कि अगर गैमा रे फोटॉन की एनर्जी is greater than 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सिर्फ इतनी सी एनर्जी है। अब बड़े गौर से समझना कि ये गैमा रे फोटॉन के पास अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है गैमा रे फोटॉन के पास, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा करता है, लेकिन ये पैदा तो हो जाएंगे लेकिन आगे मोशन में नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, ये दोनों मूव नहीं कर सकते, इन दोनों की वेलोसिटी जीरो हो। उससे एक मसला आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो एनिहिलेट कर सकते हैं, वापस ही गैमा रे फोटॉन्स में चेंज हो सकते हैं। तो अभी हमारे पास अगर उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, फिर वो बाकी एनर्जी कहां पर जाती है ये हमने देखना है। क्या बोला, देन
मसलन कितनी है, मैं ऐसे कह देता हूँ 2.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है गैमा रे फोटोन की। ई गैमा रे इज इक्वल टू, अब ये 2m0c², जो किसके बराबर होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी। ये तो इस्तेमाल होगी गैमा रे फोटोन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को पैदा करने में। अब बाकी जो बचेगी मसलन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास इन दोनों के पैदा करने में इस्तेमाल होगी, कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होगी। तो बाकी कितनी बची 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जो हाफ है यानी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या होगी, वो एक इस्तेमाल करेगा इलेक्ट्रॉन एज देयर इट्स काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है वो आधी वो इस्तेमाल करेगा एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारे पास 9, अब वो मैं क्रॉस नहीं करा, अब ये मूव कर रहा होगा विद सम काइनेटिक एनर्जी, और ये भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाकी इस्तेमाल होगी, हाफ जो बाकी बचेगी उसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगा एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, और कुछ यूज करेगा पॉजिट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया जी। तो अब ये हमारे पास आ गया कि मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो गैमा रे फोटॉन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मटेरियलाइज हो जाएंगे, और रिमेनिंग अगर उसके पास इससे ज्यादा एनर्जी है, जैसे यहाँ पर 2.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, तो उसमें से जो बाकी बचेगी उसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन और हाफ पॉजिट्रॉन यूज करेंगे एज देयर काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में एक अगली बात करते हैं। मसलन ये सवाल आता रहा है, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकती है? आंसर है नो। भला क्यों? इस वजह से कि फॉर पेयर प्रोडक्शन presence of पॉजिटिवली चार्ज्ड, या वो तो पॉजिटिवली चार्ज होते ही है न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज मैंडेटरी, मस्ट है। ठीक है, अगर हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो रिक्वायर्ड एनर्जी कौन गेन करेगा, मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा। और सबसे अहम बात जो ये सारी दोनों बातें मैंने कही हैं अभी, ये तभी ये क्यों होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, वो हमारे पास गैमा रे के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो उसके इलेक्ट्रिक पोर्शन है वो इंटरेक्ट करता है विद द हैवी न्यूक्लियस, अदरवाइज हमारे पास ये पेयर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हैवी न्यूक्लियस जरूरी है पेयर प्रोडक्शन के लिए, एंड विच इज not available in vacuum। ठीक हो गया, वैक्यूम में हमारे पास हैवी न्यूक्लियस नहीं होता। अब सादा लफ्जों में ये देखें, वैक्यूम वो रीजन है जहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई मैटर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इवन मैं ये कहता हूं कि मैटर फिर भी हो सकता है, लेकिन बहुत दूर दूर अगर हो, उनकी आपस में कोई इंटरेक्शन हो, बहुत लो प्रेशर हो। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो फिर पार्टिकल करीब आते हैं, प्रेशर कम करते जाएं कम करते जाएं कम करते जाएं तो मटेरियल एक दूसरे दूर होते जाएंगे और वो जगह क्या होती जाएगी, खाली होती जाएगी। लेकिन जहां पर अगर कोई भी हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर सकता है, इर्द गिर्द के पार्टिकल्स पर चार्जेस इंड्यूस करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिससे हमारे पास वो रीजन जो है अब वो वैक्यूम नहीं रहेगा, ये वैक्यूम की जो डेफिनेशन है वो वायलेट कर सकती है। तो अगर हैवी न्यूक्लियस वहां पर मौजूद होंगे वैक्यूम के रीजन में, तो फिर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इसकी इंट्रैक्शन के नतीजे में पार्टिकल्स जो होंगे वो दोबारा कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस वजह से वैक्यूम में मटेरियल पार्टिकल को न्यूट्रॉन तो शायद कहीं ना कहीं मौजूद हो, लेकिन
चार्ज पार्टिकल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर चार्ज वहां पर होगा तो उस जगह को हम वैक्यूम नहीं कह सकते। इसलिए हम बड़े स्ट्रिक्टली ये कह रहे हैं कि हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के लिए चाहिए क्या, हैवी न्यूक्लियस हमें चाहिए, ठीक है, और हैवी न्यूक्लियस वैक्यूम में कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में कभी भी नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। ये सवाल बड़ा अहम था, अक्सर आता रहता है। अब जरा मैं एक दो बातें आप लोगों के जिम्मे लगा दूं, और वो क्या बात है, सबसे पहली बात ये है कि जो मिनिमम एनर्जी है, क्वेश्चन ही मैं बना देता हूं, मिनिमम एनर्जी टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन इज कितनी है हमारे पास, इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट शुड बी इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसी सवाल को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आपको पता है ना कि एनर्जी ऑफ द फोटोन का फार्मूला है HF। तो जब एनर्जी मिनिमम होगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, तो वो कहेंगे व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और अगर मैं वेवलेंथ के लिहाज से कहूं E = hc ओवर लैम्डा, तो जब एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेवलेंथ टू प्रोड्यूस द पेयर प्रोडक्शन, तो उसका यही मतलब होता है कि वो मिनिमम एनर्जी के लिहाज से। ठीक हो गया। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं ये आप लोगों के जिम्मे लगाऊंगा, और मैं थोड़ा सा जी देखें, अब आप लोगों को वो गैमा रे फोटॉन की जो मिनिमम एनर्जी है वो पता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब 1.02 मेगा का मतलब होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल में चेंज करना होगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 इसे मल्टीप्लाई किया, दिस इज कन्वर्टेड इनटू जूल। तो ये आपके पास एनर्जी इसकी आ जाएगी इन जूल्स। फिर आपने इससे कैलकुलेट करनी है अगर फ्रीक्वेंसी, तो E = HF। मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा, ये H प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी से डिवाइड हो जाएगा। तो E मिनिमम जो गैमा रे की आपके पास है उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दें। ये ऊपर आपके पास एनर्जी है 1.02 10⁻6 1.6 into 10⁻19 divided by Planck's constant, that is equal to 6.63 into 10⁻34 joule second. तो you will get the minimum frequency। ठीक हो गया जी। फिर इसी तरीके से अगर आपने evaluate करना है, what do you want to evaluate, you may evaluate wavelength. So again, minimum energy of the gamma ray photon, that is equal to what is that, 1.02 mega electron volt। E is equal to hc over lambda। ठीक है। एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ ग्रेटेस्ट होगी, मैक्सिमम क्या देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू hc ओवर मिनिमम एनर्जी। H क्या है 6.63 10⁻34, C speed of light 3 into 10⁸, and minimum wavelength is minimum energy is वो जो आप लोगों ने यहाँ पर evaluate की है क्या है 1.02 into 10⁻6 जूल्स में लिखनी है क्योंकि 1.6 into 10⁻19, तो ये आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी जो आप इवेल्युएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द फ्रीक्वेंसी। ये दो बातें भी आप लोगों ने इवेल्युएट कर ली। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जल्दी से बढ़ता हूं, और से देखें। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिहिलेशन ऑफ मैटर।
एनिहिलेशन ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, सादा सा है, 1 मिनट में ये टॉपिक हो जाना है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ये एक दूसरे के करीब रख दिए हैं, दे आर इन रेस्ट एंड देन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे से टकराते हैं, दे एनिहिलेट, दे डिस्ट्रॉय, एनिहिलेशन में डिस्ट्रॉय, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू 2 gamma ray photon moving in opposite direction। ये भी gamma ray photon है एंड सेम एनर्जी का ये भी gamma ray photon है। आप ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक gamma ray में चेंज हुआ है, पॉजिट्रॉन जो है वो दूसरे gamma ray में चेंज हुए। तो एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन annihilates और उसके क्या मतलब है, डिस्ट्रॉय या इंटरेक्ट, ठीक है, विद अ पॉजिट्रॉन, इट कन्वर्ट्स इनटू 2 gamma ray photons। ठीक हो गया। 2 gamma ray photon में वो चेंज हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले जरा अगली जो बात हमने देखनी है वो ये है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मिला के जो टोटल रेस्ट मैस एनर्जी है वो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें से इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मैस एनर्जी है वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो हमारे पास है पॉजिट्रॉन, इसका भी सेम मैस होता है, इससे भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हमें एनर्जी मिल सकती है। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन एक गैमा रे फोटॉन में चेंज हुआ है तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी इस गैमा रे फोटॉन की, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसी तरह से गैमा रे फोटॉन जो दूसरा है इसके पास भी कितनी एनर्जी होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब जब ये इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को ट्रैक करेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए आएंगे, तो इनका नेट मोमेंटम बिफोर ट्रांजिशन कितना होगा, 0 होगा। इस वजह से आप ये देख सकते हैं ये जो मैंने दोनों गैमा रे फोटॉन बताए हैं, दे आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, ताकि यहाँ पर भी इनका दोनों का टोटल नेट मोमेंटम भी कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो यानी ये भी क्या कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है उन्हीं लॉस को जो आप लोगों ने पहले पढ़े। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले यही लिख लेते हैं, जितना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का बिफोर ट्रांजिशन है उतना ही दोनों गैमा रे फोटॉन विच आर मूविंग अपोजिट इन डायरेक्शन उनका भी उतना ही मोमेंटम है। तो नेट मोमेंटम हमारे पास 0 होगा दोनों केसेस में, ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद, इसलिए हम कहते हैं इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का नेट चार्ज कितना है, 0, गैमा रे फोटॉन पर चार्ज होते ही नहीं है तो इनका भी नेट चार्ज हमारे पास कितना है, 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो हो रही है। कैसे, इन दोनों की टोटल एनर्जी मिला के 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इन दोनों की मिला के भी टोटल कितनी है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां से एनर्जी से सॉरी मैटर की एनर्जी मिल रही है, जबकि पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स था। वहां पर क्या हो रहा था, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, आफ्ताब साहब कौन है यहाँ पर? रिवर्स फिनोमिना हमारे सामने आ जाता है, ठीक है जी। सेम अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सवाल यहाँ पर अगर ये बन जाए, मैं इधर ही कह दूं कि व्हाट इज वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ a gamma ray photon when an electron annihilates a positron, यानी वो इसी फिनोमिना की बात हो रही है। तो इसमें ये जो एक हमारे पास मौजूद है
गैमा रे फोटॉन, इसकी कितनी वेवलेंथ होगी, इसकी कितनी एनर्जी होगी, तो उसको कैसे वैल्यूएट करना है वो आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, गैमा रे फोटॉन की जो पेयर प्रोडक्शन कर रहा था वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, एनर्जी बताई हुई थी, आप वहां से फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते थे। और अब हमारे पास जो गैमा रे फोटॉन है उनकी एनर्जी किसी एक की कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बस सिर्फ एनर्जी की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी तो सेम रिलेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज की क्लास इतनी ही होगी, बहुत शुक्रिया। और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट करना है, समझना है। बेस्ट ऑफ लक, दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर कोई टाइम बचता है तो जरा पूछ ले सकते हैं। आई एम हियर। खुशबख्त, हाँ कौन है, किसी का सवाल है तो प्लीज पूछें। सर ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना जो है सर ये यूवी लाइट से और इंफ्रारेड लाइट से हो सकता है या नहीं? ना, उनसे क्या, ये उससे भी नहीं हो सकता, एक्सरे से भी। वजह क्या है, बड़ी सादा सी है कि हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम, और उन रेडिएशन में इतनी एनर्जी मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ गैमा रे के अंदर भी, और ओके गैमा रे सर, भी ओके। वो जिनके पास इतनी कम से कम एनर्जी हो जो इक्विवेलेंट मैटर में आज गैस मैस मुझे एनर्जी गाँव आना पड़ा, वो चेंज हो सके। मेरे अब्बू की थोड़ी सी तबीयत ठीक है। अच्छी, आप लोगों को दुआ करनी है वो जल्दी ठीक ठाक हो जाए। हेलो उसामा, बात समझ आई? यस सर, समझ आ गई। यस सर। चलो, किसी और का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। सर रोल ऑफ न्यूक्लियस एक दफा दोबारा समझा दें। देखें, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या, मैंने जो कल उधर क्लास ली थी, तो उसमें अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या उसकी गैमा रे की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन हो सकेगी फातिमा? नो सर। नहीं हो सकेगी। तो इसलिए वो जो गैमा रे फोटॉन है वो डिस्टर्ब भी तभी हो सकता है जब न्यूक्लियस वहां पर मौजूद हो। अब ये बात होगी जो हम वैसे जुबानी लिखते हैं, लेकिन वहां पर मैंने लिखा है कि न्यूक्लियस टेक्स अप द रिक्वायर्ड एनर्जी। अब गैमा रे फोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर क्या आ जाती है, वो एनर्जी आ जाती है जिसे हम कहते हैं रिकॉइल एनर्जी। तो वो न्यूक्लियस जो है उस इंटरेक्शन की एनर्जी एक्सेप्ट करता है, जो जाहिर करता है कि वो बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं हम, कि इंटरेक्शन के नतीजे में हमारे पास जो डिस्टरबेंस हुई है वो न्यूक्लियस की वजह से हुई है। रिकॉइल एनर्जी गेन करने का यही मतलब है। और दूसरा, आप लोगों ने ये वहां पर पढ़ा है, मैंने बताया है अभी, कि गैमा रे फोटॉन आया, वो एक राइट साइड पे जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनका नेट मोमेंटम जीरो हो गया। तो गैमा रे फोटॉन सिर्फ अकेला होगा तो उसका तो नेट मोमेंटम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फोटॉन रेस्ट में नहीं आ सकता, इसलिए उसकी मोशन उसका मोमेंटम है। तो उसके मोमेंटम को अब कैंसिल कौन करेगा, वो इंटरेक्शन के दौरान न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके वो क्या करता है, उसका मोमेंटम जीरो करता है। बात समझ में आई? कि वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। गैमा रे फोटॉन अगर राइट साइड पे जा रहा है तो उनकी इंटरेक्शन के नतीजे में, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में, वो जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो न्यूक्लियस हल्का सा लेफ्ट साइड पर मूव करने की कोशिश करेगा। तो वो जो नेट मोमेंटम फोटॉन का और न्यूक्लियस का बनेगा बिफोर ट्रांजिशन, वो भी जीरो होगा, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का मोमेंटम भी, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, उनका भी मोमेंटम जीरो होगा। तो अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस दो काम करता है, एक इंटरेक्शन एनर्जी यानी रिकॉइल एनर्जी लेता है, और दूसरा उस एनर्जी के गेन करने के बाद ऐसे मूव करता है कि जितना मोमेंटम ट्रांजिशन से पहले हो टोटल सिस्टम का, वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा होने के बाद भी वही हो। फातिमा, बात समझ आई? यस सर। चले, और कोई सवाल? सर जी। सर वो रोल ऑफ न्यूक्लियस के आगे से आप नोट्स की पिक्चर भेज देंगे, क्योंकि वो मेरा दरमियान में हो गया था तो मैं क्लास से रिमूव हो गई थी। मैं वो क्लास वो लैपटॉप में है, मैं थोड़ा सा आउटसाइड हूँ घर से, तो मैं घर पहुंच के वो आपको शेयर करता हूँ। थैंक यू सर। और किसी का सवाल मेरे प्यारों? चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच।
आप लोग अगली क्लास के लिए ज्वाइन करें। अनफॉर्चुनेटली आज शाहीन साहब भी नहीं है, तो उनकी क्लास भी ऐसे रिकॉर्डेड होगी। ठीक है, सॉरी अगेन, अल्लाह हाफिज।